हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग सभी को मेरे YouTube चैनल ग्रो विथ दीप में स्वागत है। मैं आज एक नई सीरीज लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स का। फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, वैद्युत विभव और धारिता। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इस प्रकार से फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं एनसीईआरटी के हिसाब से जितने चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर को बारी बारी से 15 या 20 क्वेश्चन का सेट बनाकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग मेरे साथ साथ ऑब्जेक्टिव का उत्तर देंगे, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और फिर हमें ये बताएंगे कि आपके द्वारा दिए गए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कितना सही हुआ 15 में से। आपको रिवीजन के तौर पर, आपको रिवाइज करने के लिए मैं खास करके ये सेट बिहार बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड के बच्चे जो आगामी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। और अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे एनसीईआरटी के तौर ये हिसाब से, ये सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से इन सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल GWD में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक नई शुरुआत है, नई आगाज़ है आप लोगों के साथ क्लास 12 का फिजिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वैद्युत विभव और धारिता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मैं रेगुलर टीच करवाता हूँ, रेगुलर पढ़ाता हूँ। मगध साइंस क्लासेस डेल्हा गया, ये बस स्टैंड के पास है, बस स्टैंड के पास है मगध साइंस क्लासेस डेल्हा गया। इसमें मैं 11th एंड 12th की कोचिंग देता हूँ और बाकी मैं यूट्यूब पर रेगुलरली इसी तरीके से सेट बाय सेट मैं आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। आइए तो हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके साथ देखिए पहला प्रश्न है, किसी संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर एक डिवाइस है जी, डिवाइस है, ये एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। किसी संधारित्र की धारिता का मतलब कैपेसिटेंस। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? आप हमें बताएंगे आंसर क्या होगा जी। जो ये चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फैराड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फैराड। बाकियों के बारे में आप जानते हैं। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का मतलब बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। और एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। तो आप याद रखेंगे ये चारों ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, पर आपको इस प्रश्न के हिसाब से धारिता का मात्रक होता है फैराड। बाकी वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, न्यूटन होता है फोर्स यानी बल का, और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान धारिता C
दो समान धारिता C वाले संधारित्र को, संधारित्र मतलब अभी बताएं कैपेसिटर को, समांतर क्रम यानी पैरेलल सीरीज, समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है। समतुल्य धारिता का मतलब टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हम लोग दो या दो से अधिक संधारित्रों को अलग अलग क्रम में जोड़ते हैं, ऐसा इसलिए कि अपने आवश्यकता अनुसार धारिता को प्राप्त करने के लिए, कैपेसिटेंस को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, अगर श्रेणी क्रम हो या एक और क्रम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम, समांतर क्रम। अगर संधारित्रों को सीरीज में जोड़ा जाएगा, किसमें, सीरीज में, तो टोटल धारिता होगा C1 प्लस C2। अगर दो संधारित्रों को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, दो संधारित्रों को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, किसमें, सीरीज में, दो संधारित्रों को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं, सीरीज कहने का मतलब श्रेणी क्रम में, तो टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर इसी को समांतर में जोड़ रहे हैं, किसमें, समांतर में, तब C इक्विवेलेंट का मान होगा C1 प्लस C2। आइए हम लोग देखते हैं, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगी। धारिता कितना है, C, यानी संधारित्र के कैपेसिटेंस है C, आपको टोटल धारिता निकालनी है, C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, पैरेलल में। समांतर क्रम का सूत्र मैंने क्या बताया, C1 प्लस C2, डायरेक्ट जोड़ देने हैं, तो C प्लस C प्लस C2C, बहुत आसान प्रश्न है, 2C, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 2C। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर है नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी समांतर पट्टिका, यदि किसी समांतर पट्टिका, पट्टिका का मतलब प्लेट भी बोलते हैं, प्लेट, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र को पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। सबसे देखिए, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर में एक पर प्लस चार्ज है और दूसरे पर माइनस चार्ज है। अगर इसके बीच वायु भरा है, मान लीजिए इसके बीच वायु भरा है, एयर, हवा है, तब इसका कैपेसिटेंस का सूत्र होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लस है और ये माइनस है, दो प्लेट होते हैं और दोनों के बीच की दूरी है यहाँ पर D, और दोनों प्लेट का एरिया है A। अगर इसमें माध्यम में, मीडियम में अगर एयर भरा हुआ है, यहाँ पर एयर है, तब इसके कैपेसिटेंस का सूत्र होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। प्रश्न में कहा कि यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं, यानी ये प्लेटों के बीच, पट्टिका का मतलब प्लेट, याद रखने हैं, पट्टिका का मतलब प्लेट, अगर इन पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी, पहले मैंने दूरी यहाँ D लिया, पहले की दूरी है D, अगर इस दूरी को आधी कर दी जाए, यानी नई दूरी कर दी जाए D/2, आधी करने प्रारंभिक दूरी मैंने D लिया और नई दूरी को मैं आधा कर दूंगा D/2, तब नया धारिता क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A, एरिया अभी भी वही है, अपॉन D/2। अब आप देखेंगे कि अगर आपको पूछ रहा है कि पहले के तुलना में उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, तो निकाल लेते हैं, लिख सकते हैं कि C अपॉन C डैश इक्वल टू, C का सूत्र मैंने लिखाया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और C डैश का सूत्र हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और बटा में 2। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, C अपॉन C डैश बराबर 1/2।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डैश इक्वल टू 2c, यानी दूरी आधी कर देने से कैपेसिटेंस दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटेंस दुगनी हो जाएगी। याद रखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट में एक प्लस दूसरा माइनस, दो प्लेट होते हैं, इसके बीच की धारिता कितनी होती है? तो धारिता का सूत्र है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये ईयर भरा रहेगा तब, और अगर इसमें कोई माध्यम डाल दिया जाए तब इसमें K लगा दीजिए, K हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैरा वैद्युतांक, K इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो इसका आंसर होगा दुगनी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये, पहले प्रश्न समझता हूं। नेक्स्ट है समांतर प्लेट वायु संधारित्र में, फिर से वही प्रश्न है शायद, एक प्लस प्लेट है और दूसरा माइनस प्लेट है, प्लस प्लेट है माइनस प्लेट, प्लस माइनस प्लेट समांतर प्लेट वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर मान लीजिए इसमें पहले से एयर भरा हुआ है, पहले से इस बिंदु पर एयर भरा हुआ है, और अब इस दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम डाल दिया मैंने, कोई माध्यम डाल दिया, यहां पर कोई मैंने माध्यम ले लिया, ये एक माध्यम है। अगर इस जगह पर मैं माध्यम ले लिया तब इसका धारिता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए एक मिनट, अगर एयर है, अगर यहां पर एयर है तब धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और अगर कोई माध्यम है मीडियम, अगर कोई माध्यम है तब K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये सूत्र होगा माध्यम रहने पर और ये सूत्र होगा एयर रहने पर। प्रश्न क्या है फिर से समझते हैं। समांतर प्लेट वायु संधारित्र में पहले से समांतर प्लेट के बीच एयर भरा हुआ है, प्रश्न में कह दिया है वायु संधारित्र है। जब वायु के स्थान पर पैरावैद्युत नियतांक का एक माध्यम, कोई भी एक माध्यम रखा जाता है इसमें, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी? अब देखिए, अगर एयर भरा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है सूत्र, अगर मीडियम है तब सूत्र आपका हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो धारिता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो धारिता है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उन दोनों प्लेटों के बीच कौन सी माध्यम डाली गई है। अगर उन दोनों प्लेटों के बीच माध्यम डाली गई है तब ये धारिता का मान बढ़ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन है कि अगर पैरावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तब धारिता क्या होगी, तो उसकी धारिता यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन है यहाँ पर बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाती है। अभी आपको मैंने सूत्र बताया कि C का सूत्र होता है पैरावैद्युतांक माध्यम में K इंटू एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन डी, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? K का। इसका मतलब है कि उसका धारिता बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A उसका उत्तर होगा। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ हर एक ऑब्जेक्टिव का। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो बहुत आसानी से सारे ऑब्जेक्टिव बहुत टफ नहीं है, और हमें उस प्रकार से भी करने आता है कि मैं आऊँ और ऑप्शन पढ़कर टिक आउट कर दूं कि किसका क्या आंसर होगा। पर अगर चीज़ों को समझते हैं, अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें छिपा हुआ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि देखने में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बनाने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, पर इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इससे कई प्रकार के सब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न इसी फॉर्मूले से आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र
की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। यह प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है हमारे पास कि भिन्न भिन्न धारिता वाले तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संधारित्रों पर आवेश, एक चीज याद रखिएगा कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मान लीजिए एक ये संधारित्र है, एक ये है, एक ये है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। अगर इसको हम श्रेणी क्रम में अरेंज करते हैं तो वोल्टेज अलग अलग होता है, इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा, इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा और इसके बीच का वोल्टेज अलग होगा। वोल्टेज अलग अलग होता है श्रेणी क्रम संयोजन में, लेकिन सब पर आवेश समान रहेगा। अगर इस पर Q आवेश है तो इस पर भी Q आवेश, इस पर भी Q आवेश। ये प्लस प्लेट है, ये माइनस, इस पर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो इसका मतलब यही प्रश्न है कि भिन्न भिन्न धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संधारित्र पर आवेश क्या होगा? ऑप्शन नंबर है समान होगा, संधारित्र की धारिता पर निर्भर करता है, असमान होगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही होगा कि समान श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अगर हम किसी भी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी पर आवेश का मान समान होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न धारिता वाले तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों पर आवेश क्या होता है? समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्रों के लिए समान रहती है वह है। आइए समझते हैं इसको। यहाँ समांतर क्रम संयोजन है, मान लीजिए ये एक संधारित्र है, ये दो संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। ये तीनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। अब इस पर चार्ज अलग अलग होगा, इस पर आवेश Q1 होगा, इस पर आवेश Q2 होगा, इस पर आवेश Q3 होगा, लेकिन तीनों का एक सिरा A बिंदु पर है और दूसरा सिरा B बिंदु पर है। A और B के बीच का विभव क्या होगा? समान होगा। ये बात याद रखिएगा। यही प्रश्न है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्रों के लिए समान रहती है, बराबर रहती है, वो कौन सी राशि है? आवेश नहीं होगा जी। आवेश किस में बराबर होता है? अभी बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में। आवेश बराबर होता है श्रेणी क्रम में। ऊर्जा बराबर होती है? नहीं। विभवांतर, ये धारिता बराबर होती है? नहीं। ऑप्शन नंबर होगा सी, बराबर कौन होता है? विभवांतर। यानी श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में जो राशि बराबर होती है सभी संधारित्रों के सिरों पर, वो है विभवांतर। विभवांतर सभी संधारित्रों का समांतर क्रम में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, 7 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? बाबू यहाँ हमें पता नहीं है कि 3 समान संधारित्रों की धारिता कितनी है। सिर्फ प्रश्न में दिया हुआ है कि समान धारिता है, समान धारिता है। कितने संधारित्र जुड़े हैं? 3 संधारित्र जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और समान धारिता वाले 3 संधारित्र को, इस प्रकार का 3 संधारित्र है मेरे भाई, इस प्रकार का 3 संधारित्र है।
ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सबकी धारिता समान है जी, सबकी धारिता समान है, ठीक है। और इन तीनों की धारिता समान होने पर इसकी इक्विवेलेंट धारिता दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता कितनी होगी, ये पूछा गया है। अब हमें C का मान पता होना चाहिए था। एक चीज़ देखिए जी, आप निकाल सकते हैं, पर C का मान 18 माइक्रोफैराड होगा। कैसे, वो देखिए, 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/18, एलसीएम कितने होंगे जी, 18, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/18, 3 से कितना बार में डिवाइड होगा, 6 बार में, 1/6 यानी 1/C इक्विवेलेंट का मान आ गया 1/6, तो C इक्विवेलेंट का मान 6, ये दिया हुआ था। ये अभी इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने बताया, एक प्रश्न में मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधकों श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों का समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना, यह फॉर्मूला है। प्रश्न में दिया हुआ था 6 माइक्रोफैराड टोटल धारिता। 6 माइक्रोफैराड टोटल धारिता कब मिलती है, जब मेरे पास C यानी धारिता का मान 18 माइक्रोफैराड होता है। यानी इसका मतलब है कि जो प्रत्येक धारिता है वो 18 माइक्रोफैराड की है, प्रत्येक धारिता 18 माइक्रोफैराड की है। अब प्रत्येक धारिता यदि 18 माइक्रोफैराड की है, तब आपसे पूछा गया था कि समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट जोड़ने के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 18 प्लस 18 प्लस 18 कितना आएगा, 54 माइक्रोफैराड। ये ऑप्शन नंबर किसमें है जी, 54 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता 54 माइक्रोफैराड होगी। आगे आइए, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, यदि कई संधारित्र मौजूद हो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, यदि कई संधारित्र मौजूद हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना चाहिए, यही प्रश्न पूछा है जी। आइए, अगर श्रेणी क्रम में चीजों को जोड़ते हैं तो उसका सूत्र होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1। और अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम का सूत्र होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बताइए, आप खुद बताइए कि इसमें किसमें धारिता मैक्सिमम। श्रेणी क्रम का सूत्र ये है समतुल्य धारिता का, समांतर क्रम का सूत्र ये है समतुल्य धारिता का। फॉर्मूला को देखने के साथ ही आपको पता चल रहा होगा कि अगर डायरेक्ट धारिता जोड़ेंगे तो धारिता का मान अधिकतम हो जाएगा, और ये इन्वर्स करके रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे तो धारिता का मान कम जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा था कि कई प्रकार के संधारित्र हैं और उनके समूहन में उच्चतम धारिता, अधिकतम धारिता, मैक्सिमम धारिता प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, तो आप उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा जी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। आइए आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं, 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं आपके पास। आइए देखते हैं, 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं और इनके द्वारा प्राप्त मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस कितनी होगी। अभी अभी मैंने सूत्र पढ़ाया इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में। अगर हम इन 6 माइक्रोफैराड वाले 3 संधारित्रों को, कितनी धारिता है 6 माइक्रोफैराड, अगर इन 3 संधारित्रों को समांतर में जोड़ेंगे तब क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट, समांतर का होता है 6 प्लस अगर इन 3 संधारित्रों को आप समांतर में जोड़ रहे, श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 1/6 बराबर 1/2,
तो C इक्विवेलेंट देखिए आपका प्रश्न क्या है कि 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? 3। और इसको किस में आप जोड़ रहे हैं? इसको मिनिमम प्राप्त करना है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए हमने तो आपको बताया ही कि यदि समांतर में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला और श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल धारिता होगा 2 माइक्रोफैराड। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में है। अब हमें मिनिमम धारिता मिल गई, अब हमें मैक्सिमम धारिता की जरूरत है। तो C इक्विवेलेंट बराबर 6 + 6 + 6 कितना होगा? 18 माइक्रोफैराड। ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है जी, समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम 18 और 2 ऑप्शन नंबर बी। ये मिनिमम हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आप समझ गए होंगे? कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या दिक्कत है आपके साथ। चलिए तो आगे का प्रश्न है 10 नंबर। कह रहा है 1 माइक्रोफैराड धारिता। प्रश्न है 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर में जुड़े हैं जी। 2 संधारित्र हैं, एक संधारित्र ये है और दूसरा संधारित्र ये है, ठीक है। 2 संधारित्र जुड़े हैं, दोनों संधारित्र समांतर में, मान लीजिए ऐसे है। 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड का है और ये भी 1 माइक्रोफैराड का है। 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम में एक और संधारित्र है श्रेणी क्रम में, मान लीजिए 0.5 माइक्रोफैराड का संधारित्र, तीसरा संधारित्र जुड़ा है श्रेणी क्रम में। तो परिणामी धारिता देखिए जी, अभी मैंने बताया कि समांतर क्रम में अगर रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये दोनों की परिणामी धारिता कितनी हो जाएगी? 1 माइक्रोफैराड + 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये बन गया 2 माइक्रोफैराड। समतुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड। अब पहले से कौन जुड़ा हुआ है? 1.5 माइक्रोफैराड का। अब इसका निकाल लीजिए, ये दोनों किस क्रम में हो गया? ये दोनों अब श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c = 1/2 + 1/0.5। पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर हो जाएगा, तो 1/c = 1/2 + 2 बचेगा। तो 1/c = एलसीएम 2 होगा तो ये हो जाएगा 5, यानी c = हो जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब क्या हुआ? 0.4 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी। 0.4 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कई पिछले विगत वर्षों में, तो आप इसको देखेंगे समझेंगे जो मैं बता रहा हूं। आगे देखें, नेक्स्ट है कि आगे का प्रश्न है 11 नंबर। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट तक आविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा होगी। ओ, ये एक लाजवाब प्रश्न है जी। आपको इस बार ऊर्जा बेस्ड प्रश्न है, ऊर्जा आधारित प्रश्न है, ऊर्जा पूछा है। दिया हुआ क्या है? तो सबसे पहले कैपेसिटेंस दी हुई है धारिता की, कितना माइक्रोफैराड? 50 माइक्रोफैराड। अच्छा, माइक्रो का मतलब होता क्या है? 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 × 10⁻⁻6 फैराड। और आपको विभव दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, विभव पोटेंशियल कितना वोल्ट? 10 वोल्ट दिया हुआ है। तब आपसे ऊर्जा पूछ रहा है। ऊर्जा का सूत्र होता है, कैपेसिटेंस की ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 CV²। अब यहाँ पर मान पुट करें जी, 1/2 C का मान कितना है? 50 × 10⁻⁻6 इंटू भी है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 10 का स्क्वायर 100 और 1 0 ये है 1000 हो जाएंगे। ये 5 में 2 से भाग दोगे 2.5 हो जाएगा। 10⁻⁻6 और 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3।
2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 और -6 प्लस 3 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, यानी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा देख लें यहाँ, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। और 2 बार ऑप्शन ये रिपीट हो गया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम ऑप्शन है, मिस्टेक हो गया है, एरर हो गया है, तो आपका आंसर ये होगा। मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। आप याद रखेंगे कि किसी भी कैपेसिटर में, किसी भी संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ सी भी स्क्वायर। सी क्या है तो उसकी धारिता है, धारिता कैपेसिटेंस धारिता, और भी क्या है विभव, कितना विभव में वृद्धि हुआ वो है इसका भी। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न आइए। ओए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। देखिए लिखा हुआ है किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, यानी किससे अधिक होता है। याद रखना कि वायु के लिए परावैद्युत नियतांक K का मान 1 होता है। जल के लिए K का मान परावैद्युत नियतांक 81 होता है, और धातु के लिए परावैद्युतांक नियतांक इन्फिनिटी होता है। ये 3 मान ऑब्जेक्टिव में हमेशा रिपीट होते हैं, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी वायु, या इसी को हम लोग कहते हैं निर्वात। वायु निर्वात अलग चीज़ है, पर वायु और निर्वात दोनों के लिए K का मान कितना लेते हैं 1 लेते हैं। यानी हमेशा K का जो मान होता है, K को ही परावैद्युतांक कहते हैं, K को ही परावैद्युतांक कहते हैं। हमेशा K का जो मान होगा वो किससे बड़ा दिख रहा है, 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 से बड़ा होता है हमेशा परावैद्युतांक। किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से बड़ा होता है, अनंत तक चला जाता है। धातु के लिए अनंत है, अनंत, धातु के लिए अनंत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर। आगे है कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक पूछा गया है आपसे। एसआई मात्रक आपको याद होगा, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न। हाँ, तो इसका उत्तर दें। आपको आवेशित संधारित्र के संघनक प्लेट पैरेलल, एक मिनट हाँ, 13 नंबर का एसआई मात्रक मैंने आपसे पूछा था वोल्ट पर मीटर, मैंने बताया वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखें 14 नंबर प्रश्न है आवेशित संधारित्र के संघनक प्लेट। आवेशित संधारित्र, आवेशित मतलब चार्ज कैपेसिटर है जी। आवेशित संधारित्र के संघनक प्लेट और संग्राहक प्लेट, संघनक और संग्राहक प्लेट्स के आवेश का योग होता है। देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर एक प्लस चार्ज होता है, दूसरे पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। एक को कहते हैं संघनक प्लेट, दूसरे को संग्राहक प्लेट। दोनों पर आवेश का कुल मान क्या होता है 0। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी होगा 0। और एंड लास्ट प्रश्न है 15 नंबर। वान डी जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। वान डी जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है उच्च वोल्टेज, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज, निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज। तो इसका आंसर होगा उच्च वोल्टेज। किसी क्लास में वान डी ग्राफ का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा, पर अभी याद रखिएगा कि वान डी ग्राफ जनरेटर से हाई वोल्टेज
उत्पन्न किया जाता है और इस हाई वोल्टेज का उपयोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने में किया जाता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है जो मैं बताऊंगा। और ये थे 15 प्रश्न का एक सेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से। आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा 15 प्रश्न का सेट सारे चैप्टर से, जितना पॉसिबल हो सकता है वो सारे चैप्टर को मैं क्लियर करूंगा ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल्स को शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और इस प्रकार का वीडियो देता रहूं। चलिए, तो ये 15 प्रश्न था। एक आपके लिए नोटिफिकेशन भी है, देखिए आपके लिए है। एक यहाँ पर मगध साइंस क्लासेस से ऑफलाइन बैच चलती है हमारी डेल्हा पर बस स्टैंड। मगध साइंस क्लासेस बस स्टैंड डेल्हा गया। क्लास 11th का न्यू बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है और मैं उन सभी विद्यार्थियों से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप डेल्हा पर रहते हैं या आप आकर मगध साइंस क्लासेस बस स्टैंड डेल्हा, मगध कोचिंग सेंटर में ही एक ब्रांच चलता है मगध साइंस क्लासेस बस स्टैंड डेल्हा गया, आप आएँ और अगर ऑफलाइन बैच में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। क्लास 11th का न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, दोनों माध्यमों में रहेगा, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में सेपरेट बैच रहेंगे, बिहार बोर्ड, BSCB और CBSE दोनों के लिए। इसी प्रकार से मैं आपके साथ हमेशा मिलता रहूँगा। अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विथ दीप के साथ हर दिन ऐसे ही किसी न किसी टॉपिक को लेकर इंटरेक्ट करता रहूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।